हाय मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हो तुम सब? कैसे हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम बैक टू द पार्ट 5 ऑफ आवर चैप्टर दैट इज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। और नंदन अभिनंदन, बहुत 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 ज्यादा स्वागत है आपका हमारे शाम के 7 बजे की क्लास में। कैसे हो तुम सब? कैसा चल रहा है संडे? फर्स्ट ऑफ ऑल, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी संडे। यस, कैसा रहा तुम्हारा पूरा संडे, पूरा हफ्ता कैसा रहा? तो संडे आते ही तो दिमाग ऐसे बंद हो जाता है ना, ऐसा लगता है कि हे भगवान, कल से फिर मंडे, फिर से काम, फिर से स्कूल, फिर से ऑफिस, फिर से बहुत सारी चीजें, है ना। अपन दोनों, आप और मैं, एक ही बोट पे सवार हैं, है ना। जितना ही खराब तुम मंडे मानते हो, उतना ही खराब मैं भी मंडे मानती हूँ। लाइक, नॉट मंडे एज इन लाइक मंडे खराब होता है, बट इसलिए यार संडे तक तो ठीक ठाक रहते हैं, और शाम होते ही फिर मुझे वो शुरू हो जाता है ना, हम लोग ओ गॉड, फिर से कल बैक टू रूटीन, बैक टू ऑफिस, बैक टू स्कूल, है ना। वो वाला माइंडसेट शुरू हो जाता है, वो चीज एक्टिवेट हो जाती है हमारे दिमाग में। खैर, कुछ नहीं कर सकते। दिस इज कॉल्ड लाइफ, यही होती है हमारी जिंदगी। चलो, आज अपन लोग थोड़ा सा चिट चैट करते हैं। आज संडे है ना, संडे स्पेशल चिट चैट करते हैं। कैसा रहा तुम्हारा संडे? क्या खाया तुम लोगों ने? जूनियर से मैं तुम्हारे पूछ गई थी, क्या खाया, कैसा क्या था तुम्हारा संडे का ब्रेकफास्ट आज? क्या होता है तुम्हारा संडे का ब्रेकफास्ट जनरली? लाइक, पोहा खाते हो, ब्रेड खाते हो, ब्रेड ऑमलेट खाते हो, कुछ टेस्टी टेस्टी खाते हो, क्या खाते हो? मैगी खाते हो सुबह सुबह? क्या खाते हो? पहली बात तो बहुत लोग ब्रेकफास्ट भी नहीं यहाँ पे करते होंगे ना, क्योंकि ब्रंच होता होगा तुम लोग का। उठते ही होगे सुबह के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, और सुबह के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे ही उठते होगे, है ना। कौन कौन है यहाँ पे जो दोपहर के 12 बजे उठने वाला है? 11 बजे, 12 बजे, है ना। सीधा ब्रंच ही होता होगा। आई एम द अर्ली बर्ड। मैं चिड़िया हूँ। मैं अर्ली बर्ड हूँ, क्योंकि मैं संडे को 7 बजे तक उठ जाती हूँ, मैक्स 7 I am a bird, early bird. I would not early bird on Sunday, but on Saturday and Sunday. But on Monday to Friday, I'm a early bird because मेरी नींद मैं उठ जाती हूँ 5:30 6 बजे। So then I am a early bird. But on Saturday and Sunday, I am not a early bird. I am थोड़ा सा लेट बर्ड, है ना। नॉट अर्ली, आई एम ए लेट बर्ड, बट हाँ मैं चिड़िया ही हूँ, क्योंकि मैं सुबह सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। ओके। ओके, सो विद दिस, आई होप उन्होंने टेस्टी टेस्टी कुछ खाया होगा। और वैसे भी 7 बज गए हैं, प्लीज चाय वगैरह कुछ लेके बैठना साथ में क्लास में, कुछ खा लो। अगर नहीं खाया है तो कुछ खा के क्लास देख लो। ऐसा कुछ कोई बहुत वो वाली बात नहीं है। मैंने कल वाली क्लास में भी बोला था कि चाय पी के देख सकते हो, कुछ खाते हुए देख सकते हो, इट्स एवरीथिंग इज फाइन। वैसे भी 7 बज गए हैं, तो चाय वगैरह का तो टाइम हो ही गया है, तो पी लो। ठीक है, चाय, कॉफी, माचा, वट एवर यू लाइक, पी लो, खा लो, देख लो, और फिर देख लो, साथ साथ देख लो। यस, ओके। सो आई हज्यूम कि तुम सब बहुत मजे में हो, तुम्हारा पूरा हफ्ता बहुत अच्छा गया, स्पेशली तुम्हारा सैटरडे संडे काफी रिलैक्सिंग था, काफी तुमने चिल किया, काफी मजे किए, है ना। अब थोड़ा सा पढ़ाई भी हम कर लेते हैं, थोड़ा पढ़ाई में भी तुम मजा दिखा लो। कल का पढ़ा, कल का जो मैंने पे पढ़ाया था, कल का क्या तुमने उसको रिकैप किया? कल का तुमने रिवाइज किया? हाँ, नहीं ना। वो वाली अभी तुमने रील देखी है? बहुत नई रील आई है, वो पुचू पुचू वाली। पुचू पुचू तुम कहाँ हो? पुचू पुचू, मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा, है ना, वो वाली जो रील आई है। और उसके आगे तुमने देखा, वो राखी पे आई है एक्चुअली, बट वो मैं भी तुम्हारे साथ वही वाली रील मुझे लगता है बनानी पड़ेगी, हाँ? पुचू पुचू तुम कहाँ हो? क्या मुझे तुम्हारे बिना अच्छा नहीं लग रहा? कहाँ गए मेरे प्यारे प्यारे पुचू पुचू, है ना। वो वाला जो रील आया है, वो मुझे तुम्हारे साथ भी करना पड़ेगा। वही हाथ में कुछ, जैसे उस दिन लोगों ने तो बेल्ट लिया था, मैं कुछ बैट लिया, मैं कुछ और ले सकती हूँ, जिससे कि तुम लोग का पढ़ाई शुरू कर दो। पिटाई खाओगी अपना, मैं सच में मजाक भी नहीं कर रही हूँ, बहुत पिटाई खाओगे। हाफ ईयरलीज आने वाले हैं, सीरियसली मैं बोल रही हूँ, उसको पढ़ लो। जो मैं ये चैप्टर जो है, सारी ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बट ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाकी में तो फिर भी फैक्ट्स हैं, तुम लिख सकते हो, लेकिन इस चैप्टर में तुम्हें सिम्टम्स है, सिम्टम्स याद करने पड़ेंगे, पढ़ो उसको, समझो।
सुनते नहीं हो मेरी बात, मेरी प्यारी प्यारी कुछ कुछ। क्यूट रील है, क्यूट सा है। आई विल मेक अ रील ऑन इट। मैं बहुत जल्द आई एम थिंकिंग कि आई विल मेक अ रील। अब कब बनाऊंगी मुझे भी नहीं पता, ऐसा ना ये तो मैंने पता है तुम्हें क्या होता है, मैं जब रील बनाती हूँ ना तो रील बनाते बनाते मुझे पता ही नहीं चलता कि ट्रेंड खत्म हो जाता, फिर मेरी रील आती है। अभी कुछ कुछ वाली रील ट्रेंड चल रहा है ना, या वो रवि किशन जी वाला जो ट्रेंड चल रहा है, अभी वो रील पे मैं कुछ नहीं बनाऊंगी, या मैं ऐसा कुछ रिलेटेड में कुछ नहीं बनाऊंगी। जब वो ट्रेंड खत्म होने वाला होगा ना, जब खत्म हो गया होगा ऑलमोस्ट, मैं तब रील बनाऊंगी। रियली, मैं तब रील बनाऊंगी। तो मेरा इंस्टाग्राम पेज भी देख सकते हो जाके, दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, तो वहां पे जाके देखना। मतलब मेरी रील्स ऐसे ही आती, मतलब कोई ऐसा ट्रेंड फॉलो करते हुए नहीं आता। बल्कि तो सब एक ही रील बनाते तो एक टाइम पे तो वो भी इरिटेशन शुरू हो जाती है, बट ठीक है, नो वरीज, इट्स ओके, इट्स फाइन। चलो ओके, कमिंग बैक, जो भी हमने पढ़ा, मेरे प्यारे प्यारे कुछ कुछ जो हमने कल पढ़ा। एक काम करती हूँ, मैं तुम लोग का नाम रसगुल्ला रसगुल्लों से चेंज करके कुछ कुछ कर देती हूँ, ठीक है? चलेगा तुम्हें? मुझे तो चलेगा, मुझे तो बुलाने में भी बहुत प्यार आता है ना, मुझे बुलाने में ही प्यार आता है। चलो खैर, ठीक है। कल जो हमने पढ़ा था, अब मुझे हंसी भी आ रही है, पता नहीं क्यों आ रही है, बट आ रही है। ठीक है, ओके। कल जो अपन लोगों ने पढ़ा था, कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने रिकैप, कल का हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन कल का क्या था? आज की क्लास का क्या है जो हमने कल पढ़ा है, उसका एक छोटा सा रिकैप करेंगे। यस, कल हमने ऑफिशियली डिसऑर्डर्स पढ़ना शुरू कर दिया था, और सब कल हमने सबसे पहला पढ़ा था, कल हमने सारे एंजाइटी डिसऑर्डर्स पढ़े थे। कल हमने सारे ऑब्सेसिव कंपल्सिव एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स पढ़े थे। और कल हमने सारा ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर खत्म कर दिया। यस, आज इसका छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले एंजाइटी से अगर शुरू करें, एंजाइटी क्या होता है? घबराहट। यस, एंजाइटी को हम घबराहट बोलते हैं। अगर मैं मजाक अभी यहाँ पे कहीं करूंगी तो तुम मेरे साथ थोड़ा सा चिल हो सकते हो, लेकिन अभी आई एम नॉट चिल, तो थोड़ा सा इसको भी सीरियसली करो। जहाँ मजाक होता है मैं वहां पे मजाक कर लेती हूँ, बट यहाँ पे भी कोई मजाक वाली बात नहीं है। इट्स अ फैक्ट, इट्स अ सीरियस थिंग। प्लीज इसको थोड़ा सा सीरियस, इसमें मजाक नहीं चाहिए मुझे। एंजाइटी डिसऑर्डर इज ऑल अबाउट, एंजाइटी इज व्हाट, योर घबराहट। यस, जब किसी इंडिविजुअल को बिना कोई पिन पॉइंट कॉज के अचानक से हाई लेवल ऑफ घबराहट शुरू हो जाती है। एक नॉर्मल लेवल ऑफ एंजाइटी होना इज ओके, क्योंकि वो आपको कोई भी काम करने के लिए मोटिवेट करती है। एग्जाम एंजाइटी आपको इसीलिए होती है कि वो आपको मोटिवेट करती है कि आप एग्जाम के लिए पढ़ाई शुरू करो। यस, रिजल्ट एंजाइटी जो होती है वो आपको कहीं ना कहीं प्रिपेयर कराती है कि आपकी आने वाले रिजल्ट के लिए आपको प्रिपेयर कराती है। या जो आप एग्जाम में जो एग्जाम लिखने वाले के टाइम पे, जो जिस दिन आपका एग्जाम होता है उस दिन जो आपको एंजाइटी होती है, इट इज जस्ट बिकॉज कि वो आपका एक प्रिपरेशन फेज होता है, जिससे कि आप थोड़े अच्छे से एग्जाम लिख सकते हो। और एक टाइम के बाद जैसे ही आप एग्जाम लिखना शुरू करते हो, फिर आपका वो एग्जाम एंजाइटी खत्म हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब ये नॉर्मल एंजाइटी एक हाई लेवल ऑफ एंजाइटी बन जाती है, आपके डेली फंक्शनिंग में इंपेयर करती है, आपके आजू बाजू के लोगों को उससे परेशानी होती है, इवन खुद को परेशानी होती है, फिर दूसरों को भी परेशानी होती है, आप अपना एवरी डे का नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाते हो, देन दैट्स बिकम अ प्रॉब्लम एंड देन दैट इज अ नीड ऑफ एन आर्ट इशू। सिंपल हाँ कि ना? कोई भी चीज जब ज्यादा हो जाएगी या कम हो जाएगी तब इट इज द इशू, जब नॉर्मल स्थिति पे चले देन इट इज नॉट अ इशू। यस, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। एंजाइटी मतलब क्या? एंजाइटी एक ऐसा बिना पिन पॉइंट वाला, एक ऐसा अजीब डर, एक ऐसा अजीब घबराहट जिसका कोई पिन पॉइंट कॉज नहीं, कभी भी शुरू हो सकता है, किसी भी चीज के लिए शुरू हो सकता है। ओके, ना इसमें कुछ सिम्टम्स हमने क्या पढ़े थे, ये है एंजाइटी का डेफिनेशन। डिफ्यूज वेक वेरी अनप्लेजेंट फीलिंग ऑफ फियर एंड एप्रीहेंशन। इसके सिम्टम्स क्या है? रैपिड हार्ट रेट, डायरिया, स्वेटिंग, चेस्ट पेन, डिजीनेस, एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट, स्लीपलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड ट्रेमर्स। ये सब कुछ आपके सिम्टम्स हैं जो कि कोई भी इंसान जिसको एंजाइटी है उसके अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अब कुछ एंजाइटी डिसऑर्डर के टाइप्स, जैसे चॉकलेट आइसक्रीम, जब जैसे तुम आइसक्रीम खाते हो, क्या उसके टाइप्स हैं?
कोई चॉकलेट होता है, कोई बटर स्कॉच होता है, कोई ब्लैक करेंट होता है, कोई काजू काजू पिस्ता होता है, कोई वेनिला स्ट्रॉबेरी, ये सब होता है टाइप्स। आइसक्रीम के टाइप्स होते हैं कि नहीं होते हैं? तो जैसे मेरा फेवरेट आइसक्रीम है, मेरा फेवरेट चॉकलेट, फेवरेट मुझे नहीं पता है ना। जैसे जनरली आई लाइक चॉकलेट, आई लव चॉकलेट। ओके, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात करूँ तो आई लव चॉकलेट। मेरा लाइक चॉकलेट की जितनी वैरायटी हो सकती है आई कैन। तो आई एम अ वेरी बिगेस्ट, तुम्हारे लैंग्वेज में बोले तो आई एम अ वेरी बिगेस्ट चॉकलेट पगलू। चॉकलेट का मतलब लाइक मुझे सब कुछ ही अच्छा लगता है। मैंने आई थिंक पहले की क्लासेस में बताया था, आई लव चॉकलेट। कुछ भी मीठे में आई मीन इन चॉकलेट, आइसक्रीम, चॉकलेट, चॉकलेट इन चॉकलेट ऐसा होता है, या केक, पेस्ट्री, एनी व्हाटएवर, वॉफल्स, डेजर्ट, कुछ भी इज चॉकलेट, ऑथेंटिक चॉकलेट बेसिकली आई मीन। ओके, बट जो मिठाई वगैरह होती है दैट इज नॉट इन चॉकलेट। मुझे चॉकलेट लड्डू और चॉकलेट वो सब फालतू की चीजें मुझे नहीं पसंद। चॉकलेट एज इन जितने भी वेस्टर्न चीजें होती है ना, वेस्टर्न डेजर्ट जो चॉकलेट फ्लेवर में ओरिजिनली आई है, दैट आई लव इन चॉकलेट, बट नॉट इंडियन। इंडियन मिठाई एंड ऑल इज लाइक ऑथेंटिक वे। अब जलेबी किसी दिन चॉकलेट में आ जाए तो मैं कभी भी ना खाऊं। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक। जो तो उसी तरीके से जैसे आइसक्रीम के टाइप्स होते हैं, वैसे ही आपके एंजाइटी डिसऑर्डर के भी टाइप्स होते हैं। टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहला होता है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। इट इज समथिंग, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर का मतलब होता है कि बिना किसी पिन पॉइंट कॉज के आपको किसी भी चीज के लिए अचानक से घबराहट शुरू हो जाती है, उसका कोई कॉज नहीं है। और वो क्या नाम है, उसके जो सिम्टम्स होते हैं, इट इज रिलेटेड टू योर चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाइपर विजिलेंट। अब ज्यादा विजिलेंट हो जाते हो कि यार मतलब इससे मुझे खतरा हो सकता है, इससे मुझे खतरा हो सकता है। आपके मोटर टेंशन होती है क्योंकि आप हमेशा बेचैन रहते हो, आपके हाथ पैर मूव करते रहते हैं, तो यू कैंट बी रिलैक्स्ड। तो ये होते हैं मोटर टेंशन। तो वरी, एप्रीहेंशन अबाउट योर फ्यूचर, हाइपर विजिलेंस एंड मोटर टेंशन। पहला टाइप हुआ जनरलाइज एंजाइटी। सेकेंड टाइप होता है पैनिक। पैनिक क्या होता है? कभी भी एब्रप्ट अटैक इसका आ जाता है, और कभी भी आ सकता है, अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन इट इज समथिंग रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर थॉट। कोई एक पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड होता है। जनरलाइज में कोई ऐसा पर्टिकुलर कॉज नहीं है, बट पैनिक में देयर इज अ पर्टिकुलर पिन पॉइंट थॉट कि हाँ इसके वजह से है। बट वो थॉट की वजह से कभी भी तुम्हें उसके बारे में अटैक आ सकता है, तो देर इज नो स्पेसिफिक टाइम, प्रिडिक्टेबल टाइम नहीं है, या हाईली अनप्रिडिक्टेबल है। जब भी एक हाई लेवल ऑफ टेरर पे आता है तो इसके कुछ सिम्टम्स ऐसे हो जाते हैं कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डिजीनेस होगा, कांपने लग जाओगे, ट्रेम्बलिंग होगी, पैल्पिटेशंस होंगे, चोकिंग होगा, ऐसा लग रहा है कि कुछ बंद सा हो गया है, चोक जैसा फील होगा, सफोकेटेड फील होगा, चेस्ट पेन होगा, इवन हार्ट मरने तक का भी तुम्हें लगेगा कि अब तो मेरा खत्म, खेल खत्म है ना, वो वाला तक तुम्हें एक्सपीरियंस तुम कर सकते हो। जनरलाइज एंजाइटी हो गया, पैनिक हो गया। अब तीसरा टाइप जो एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आता है वो होता है फोबिया। फोबिया मतलब कोई भी बेमतलब का तुम्हारे दिमाग में तुमने वो डर बनाया है, क्रिएट करा है, अबाउट अ पीपल, अबाउट एनी ऑब्जेक्ट, अबाउट एनी इवेंट, कुछ भी हो सकता है फोबिया। ठीक है, तो वो इरेशनल फियर होता है। अब इवन ये फोबिया जो है अपने आप भी ग्रेजुअली डेवलप हो सकता है, और बिगिन विद और वी आर वो जनरलाइज एंजाइटी के साथ भी हो सकता है। तो फोबिया की तीन टाइप्स हैं, स्पेसिफिक फोबिया, सोशल फोबिया, एगोराफोबिया। स्पेसिफिक फोबिया इस लाइक पिन पॉइंट तुम कॉज कर सकते हो कि अच्छा मुझे ये पानी से डर है, मुझे छिपकली से फोबिया है, मुझे पर्पल कलर से फोबिया है। तो यू कैन बी फोबिक ऑफ एनीथिंग। तो यहाँ पे ये कॉमनली तुम्हारा इरेशनल फियर किसी भी चीज के लिए हो सकता है। देन सोशल फोबिया इज लाइक जब तुम किसी के सामने, यू हैव अ फियर ऑफ पीपल, कि उनके डर, उनके एम्बैरेसमेंट से कि तुम उनके सामने कुछ नहीं कर पाओगे, वो होता है सोशल फोबिया। तुमने घर में बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे दी, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर कर, अब इतने सारे लोगों को तुम्हें कल स्कूल में, तुम्हें पूरे स्कूल के सामने एक वो देना है, स्टेज देना है, स्टेज परफॉर्मेंस देनी है, तुम नहीं दे पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें सोशल फोबिया है। यू आर अनेबल टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल। क्यों? क्योंकि यू हैव अ फियर ऑफ एम्बैरेसमेंट। लोग क्या कहेंगे, अगर कुछ गलत हो गया तो लोग हंसेंगे, लोग मेरा मजाक बनाएंगे। लोगों का सोशल फोबिया एक हद तक इतना होता है कि वो बाहर में लोगों के प्रेजेंस में खा नहीं सकते, वो जैसे पब्लिक वॉशरूम है वो नहीं यूज कर पाते हैं, स्माइल नहीं कर पाते हैं, शर्मा भी नहीं पाते हैं। इतनी सारी चीजें उनके अंदर होती है, ट्रस्ट मी।
तो सोशल फोबिया कैन बी वेरी मतलब कंसर्निंग। एगोराफोबिया क्या होता है, जब आप कोई ओपन स्पेस में नहीं जा पाते हो बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि वहां जाने के बाद आप बच नहीं पाओगे, आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, तो इसलिए यू ट्राई टू एंड यू फील लाइक स्टेइंग एट होम। तुम घर पे ही रहना पसंद करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है बाहर जाऊंगा तो अगर कुछ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया तो मैं क्या करूंगा, क्राउड है तो क्राउड में मैं बचूंगा कैसे, है ना। तो अगर कुछ हुआ, क्राइसिस हो गया, तो क्राउड अगर इधर उधर हो गई और क्राउड अगर ज्यादा वो हो गई तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो मेरा क्या होगा। दैट अगोराफोबिया यू हैव, लाइक एन इंडिविजुअल सफर्स। फिर आ जाता है सेपरेशन एंजाइटी, काफी छोटे बच्चों में होता है, जिनको लगता है कि अब मेरे पेरेंट्स अगर मुझसे दूर चले गए तो वो रोना शुरू कर देते हैं, ये ख्याल से भी कि मेरे पेरेंट्स अगर मुझसे दूर चले गए तो इस बात पे वो रोना शुरू कर देंगे, टैंट्रम शुरू करेंगे। अपने पेरेंट्स को छोड़ के वो किसी और के पास नहीं जाना चाहते, बार बार अपने रूम में नहीं रह पाते, स्कूल नहीं जा पाते, है ना। बार बार अपने घर में रहेंगे तो बार बार रीचेक करेंगे कि हाँ मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ है ना, मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ है ना, वो तो नहीं है ना, मतलब घर में ही है ना, मुझे छोड़ के तो कहीं। इतना ज्यादा जो डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट नहीं है, ऐसी चीजें बच्चे अभी से शो करते हैं। इतना ज्यादा कंसर्न उनको बचपन में होता है, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर। ये बचपन में अगर ट्रीट नहीं किया तो बड़े होके लोग काफी ज्यादा इनसिक्योर हो जाते हैं, इमोशनली इनसिक्योर हो जाते हैं। जो भी उनके करीबी आ जाता है वो उनको फिर अपने आप से दूर नहीं जाने देते, अगर उनसे कोई दूर चला जाता है तो फिर वो नॉर्मल एबनॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं। यस, ये था हमारा एंजाइटी। फिर हमने पढ़ा ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, जहां पर आप लोगों को बोलते हो ना, अरे यार मेरी मम्मी तो जब देखो बस हाथ पैर ये हाथ ही धोते रहती है, कुछ भी छूने से पहले हाथ ही धोते रहती है, कुछ भी छू लिया फिर हाथ धो लेती है, चीजों को ऐसे रखती है, अगर मैंने कुछ ऐसे रखा फिर मुझे डांट देती है। इट्स नॉट बिकॉज आपकी मम्मी को ओसीडी है, इट्स मोर बिकॉज कि आपकी मम्मी को परफेक्शन और ऑर्गेनाइज चीजें पसंद है। ओसीडी का मतलब ये होता है कि कोई एक स्पेसिफिक इंसान जिसको ओसीडी है, सबसे पहले उसका दिमाग में एक ही चीज बार बार एक ही थॉट आते रहेगा। उस थॉट से छुटकारा पाने के लिए वो इंसान कंपल्सिव बिहेवियर शो करेगा, और जब तक वो थॉट नहीं चला जाएगा वो इंसान ये कंपल्सिव बिहेवियर शो करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा। वो इंसान मजबूर है, उसको पता है कि मेरे लिए अच्छा नहीं है ये बार बार कंपल्सिव बिहेवियर शो करना, बट स्टिल उसको करना है क्योंकि उसका थॉट नहीं जा पा रहा। तो ये होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव बिहेवियर। ऑब्सेसिव बिहेवियर तुम्हारा कुछ ऐसा हो सकता है जैसे तुम्हें जर्म्स का, तुम्हें कंटामिनेशन का डर। कंपल्सिव बिहेवियर क्या होगा, बिकॉज उस जर्म या कंटामिनेशन थॉट की वजह से यू विल बी प्री ऑक्यूपाइड विद वॉशिंग योर हैंड्स अगेन एंड अगेन, बार बार साबुन से हाथ धोते रहोगे, कुछ भी छू लिया हाथ धो लोगे, अरे इसमें जर्म्स हो सकता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये बैठा हुआ है। तो ये चीज, या तुम अगर कभी घर के बाहर भी, तुम्हारे इसमें है कि सेफ्टी रीजन, सेफ घर सेफ है कि नहीं, घर सेफ है कि नहीं, तुम कहीं बाहर घूमने चले गए तो तुम क्या करोगे, जितने बार जाओगे पहले घर को देखोगे, अरे यार घर पर निकलने से पहले घर लॉक हुआ कि नहीं, सब कुछ बंद है कि नहीं, दरवाजे खिड़कियां तो बंद है कि नहीं, स्टोव बंद है कि नहीं, घर का लॉक मैंने ठीक से लगाया है कि नहीं। घर का लॉक ही इंसान कम से कम 10 बार चेक करता है। कंपल्सिव बिहेवियर। इसके और भी कुछ टाइप्स हैं जो ऑब्सेसिव में आते हैं। एक होता है होर्डिंग, मतलब तुम्हारा जो भी तुम्हारे पसंद की चीजें हैं तुम उसको फेंक ही नहीं पाते हो, मतलब हर एक चीज भले ही वो तुम्हारी जरूरत की अब है या नहीं है, बट तुम उसको संभाल के रखोगे, क्यों, क्योंकि उससे तुम्हारी यादें जुड़ी है, तुम उसको फेंक नहीं पाओगे, फेंकोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, तुम परेशान होगा, तो तुम उसको संभाल के रखते हो। और इतनी सारी चीजें रख लेते हो, इसी ख्याल से इतनी सारी चीजें तुम्हारे घर में हो जाती है कि तुम्हारे लिए भी उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हारे रहने के लिए तुम्हारे पास जगह नहीं रहेगी, इतना सामान घर में होता है। एंड रियली होता है, ऐसा मैं मजाक नहीं करती, तुम एक बार जाके देखना होर्डिंग डिसऑर्डर लोगों का, रूम देखना उनका, सिर्फ सामान भरे होते हैं, उनके सोने बैठने की जगह नहीं होती। फिर आता है ट्रिक्टिलोमेनिया। ट्रिक्टिलोमेनिया इज व्हाट योर हेयर पुलिंग। ऐसे लड़के होते हैं ना, बार बार अपना बाल ऐसे ऐसे सेट करते रहते हैं, या लड़कियां अपने बाल को सेट करते रहती हैं। उससे क्या होता है, सेट करने की वजह से आपके बाल बीच बीच में पुल हो जाते हैं, और कभी कभी एक्सप्लिसिटली भी लोग ऐसे ऐसे करके अपने बाल को ऐसे खींचते रहते हैं। उससे क्या होगा, हेयर की जो रूट्स है वो कमजोर हो जाती हैं और बाल निकल जाते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि आपका पूरा बाल झड़ जाते हैं, रेड पैचेस हो जाते हैं आपके सर। फिर आता है एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन इज बेसिकली योर स्किन पिकिंग, स्किन को ऐसे ऐसे करके पिक करते रहते हो।
इतने पिकनेस, इतना जब तुम ऐसे उसको उठाते रहते हो ना, स्किन पिक करते रहते हो, तो तुम्हारे यहाँ पे रेडनेस आ जाती है, यहाँ पे तुम्हारे ब्रूसेस हो जाते हैं, है ना, छिल जाता है, बहुत सारी चीजें। तो ये था ऑब्सेसिव कंपल्सिव। उसके बाद हमने ट्रॉमा पढ़ा था। ट्रॉमा में हमने ये पढ़ा था कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसे क्राइसिस सिचुएशन में, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी नेचुरल डिजास्टर आ गया, वॉर सिचुएशन है, कुछ भी, जैसे अभी असम में, तो किसी किसी के लिए वो इतना ज्यादा ट्रोमैटिक हो सकता है। ऐसा नहीं फ्लड कभी खत्म नहीं होगा, होगा, असम का फ्लड खत्म होगा, लेकिन जब वो खत्म होगा, कोई एक ऐसा इंसान हो सकता है वहां पे जो काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाए उस फ्लड से, क्योंकि उसमें उसका बहुत कुछ खत्म हो गया, उसका बहुत चीज, उसका नुकसान हो गया। तो वो इंसान, भले ही फ्लड खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके खत्म होने के 1 साल बाद तक वो इंसान अगर उससे उभर के नहीं आ पाएगा, देन दैट द पर्सन, या 6 महीने तक भी अगर वो इंसान उससे उभर के नहीं आ पाएगा, तो देन दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। क्या होता है पोस्ट ट्रॉमेटिक, मतलब उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद उस इंसान में स्ट्रेसफुल सिम्टम्स दिखते हैं। उस ट्रॉमा से रिलेटेड इंसान को सपने आते हैं, फ्लैशबैक्स आते हैं, इमोशनली नम हो जाता है, कि जब फ्लैशबैक आएंगे इंसान नम हो जाएगा, उसको लगेगा कि मैं अभी भी उसी सिचुएशन में हूँ। तो PTSD इज वेरी सीरियस, ना सारे ही डिसऑर्डर सीरियस है, लेकिन PTSD काफी इमोशनल भी हो जाता है, क्योंकि कोई इंसान का एक ट्रॉमा है उससे अटैच, तो उस इंसान को उस ट्रॉमा से हमें डिटैच करना होता है। वो ट्रॉमा उसके जहन में बैठ गया, तो उस जहन से उसको निकालना हमारा काम। तो ये हो जाता है पोस्ट ट्रॉमेटिक। पोस्ट ट्रॉमेटिक के बाद यू हैव और भी सिम्टम्स होते हैं, और भी डिसऑर्डर्स हैं इसमें, जैसे एडजस्टमेंट। जैसे तुम कहीं नई जगह पे चले गए, एडजस्टमेंट क्या होता है, कोई कोई लोग कहीं भी नई जगह पे एडजस्ट नहीं कर पाते, बहुत उनके बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, कॉग्निटिव इश्यूज होते हैं, तो दैट इज एडजस्टमेंट। एंड देन यू हैव अक्यूट स्ट्रेस, मतलब जो लगभग किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट की वजह से तुम 1 महीने तक परेशान रहते हो, देन दैट इज अ स्ट्रेस। अब स्ट्रेस और पोस्ट ट्रॉमेटिक में फर्क है इन दोनों के ड्यूरेशन में। पोस्ट ट्रॉमेटिक कम से कम 6 महीना तुम्हें चाहिए डायग्नोस करने के लिए, अक्यूट स्ट्रेस 1 महीने का ही होता है, ड्यूरेशन पे फर्क पड़ता है। वैसे यहाँ पे एंजाइटी वगैरह, ये सबको डिफाइन करने के लिए आपको 6 महीने चाहिए। बिना 6 महीने से पहले आप, अगर आपका ऐसा हो रहा है, तो उसको अक्यूट एंजाइटी में मान सकते हो, लेकिन प्रॉपर एंजाइटी डिसऑर्डर 6 महीने के उस पर ही डायग्नोस होती है, एज पर DSM। यस, आगे था, इतना हमने कल पढ़ा था, इतना कल का हमने पूरा रिकैप कर दिया, ठीक है। आज की क्लास में अपन लोग पढ़ेंगे सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर एंड डी एसोसिएटिव डिसऑर्डर। बस हम इतना ही पढ़ेंगे आज। आज हम 2 डिसऑर्डर्स को कवर करेंगे और बाकी हम डिप्रेशन वगैरह कल करेंगे, ठीक है। तो मैं पानी पी लेती हूँ, फिर हम इसको शुरू करें। Okay. अगर तुम सोमैटिक सिम्टम्स के बारे में देखो, सोमैटिक मतलब क्या, सोमा मतलब बॉडी, बॉडीली सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। अब जो डिसऑर्डर हम पढ़ने वाले हैं, वो हम पढ़ेंगे कि आपकी बॉडी से रिलेटेड जितने भी आपको तकलीफें होती हैं, उसका एक डिसऑर्डर। जान के हैरानी होगी कि जो भी तुम्हारे बॉडी के कंप्लेन्ट्स हैं, जितने भी तुम बॉडी कंप्लेन करते हो, जरूरी नहीं है कि सब कोई फिजिकल इंजरी की वजह से तुम्हारी कंप्लेंट है, या फिजिकल टेंशन की वजह से तुम्हारे अंदर कंप्लेंट है। मसल के कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन, मसल के क्रैम्प से तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम्हारे साइकोलॉजिकल थिंकिंग की वजह से तुम्हारे बॉडी में सिम्टम्स दिख रहे हैं, यहाँ पर वो होता है सोमैटिक। मतलब तुम इतने ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड इससे हो जाते हो, मतलब तुम इतने ज्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो कि उस डिस्टरबेंस का इफेक्ट तुम्हारे बॉडी पे दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी बॉडी एक हो रहा है, हेडेक हो रहा है, तुम एंडलेस डॉक्टर के पास चले जाओगे, सब तुम्हें रिपोर्ट्स बोलेंगे ये टेस्ट करवा लो, वो सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगे, लेकिन फिर भी पिन पॉइंट कॉज नहीं पता चल पाएगा कि किस वजह से तुम्हें ये हो रहा है। और अल्टीमेटली रिजल्ट बाद में पता चलेगा, जब तुम किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे, तो पता चलेगा कि इट वाज ड्यू टू सोमैटिक प्रॉब्लम। चलो अब इसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। ये कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जहाँ पे कोई भी फिजिकल सिम्टम्स जो होते हैं, वहाँ पे फिजिकल सिम्टम्स होते हैं, लेकिन उसका
कोई फिजिकल डिजीज की वजह से वो सिम्टम्स नहीं हो रहे हैं, दैट इज एब्सेंट। क्या एब्सेंट है? कोई भी फिजिकल डिजीज, कोई भी फिजिकल इंजरी, कोई भी फिजिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है यहाँ पे। तुम्हें फिजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, बॉडी पेन हो रहा है, हेडेक हो रहा है, थकान लग रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कोई डिजीज नहीं है, कोई वायरस, कोई इंफेक्शन, कोई इंजरी, कोई एक्सीडेंट, कुछ नहीं है। तो these are a condition जहाँ पे there are a physical symptoms in the absence of physical disease। इस disorder में क्या होता है, इंडिविजुअल को साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी होती है एंड कंप्लेंट्स किस फॉर्म में होती है, फिजिकल सिम्टम्स, जिसके लिए कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं है। ये है मेन इसका जिस्ट। साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी होती है और सिम्टम्स फिजिकल होता है, जिसके लिए कोई बायोलॉजिकल या फिजिकल कॉज नहीं है। तो these include conversion disorder, somatic symptom disorder and illness anxiety disorder, जिसको हम hypochondriasis भी बोलते हैं। तो इसमें तुम्हारे तीन मेन है, क्या क्या है, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर जिसको हम हाइपोकॉन्ड्रियासिस भी बोलते हैं, एंड कन्वर्जन डिसऑर्डर। अब एक एक करके मैं बताती हूँ। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, सोमैटिक सिम्टम मतलब सोमैटिक सिम्टम मतलब बॉडीली सिम्टम डिसऑर्डर। इंडिविजुअल को यहाँ पे क्या लगता है, जो भी इंडिविजुअल है जिसके अंदर ये डिसऑर्डर है, उसको लगेगा कि मेरे साथ कुछ, मेरे अंदर में जितने भी सिम्टम्स है, जो भी मुझे सिम्टम्स, मैं बॉडीली सिम्टम जो फेस कर रहा हूँ, इट इज ड्यू टू समथिंग। मतलब वो मेरा ठीक ही नहीं होगा, वो मेरा ठीक ही नहीं होगा। उसको एक परसिस्टेंट बॉडी रिलेटेड सिम्टम होगा, जिसके लिए कोई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मतलब फिजिकल कॉज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जनरली नहीं होती है। तो इन लोग, जो लोग में ये डिसऑर्डर होता है, वो ज्यादा ओवरली प्री ऑक्यूपाइड होते हैं अपने सिम्टम से और हमेशा चिंता में ही रहते हैं अबाउट देयर हेल्थ और बहुत ज्यादा डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, उनकी जिंदगी में काफी ज्यादा डिस्ट्रेस होता है, काफी ज्यादा वो परेशान हो जाते हैं और अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पाते। सिंपल। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ, एक इंडिविजुअल फॉर एग्जांपल, उस इंसान को काफी हेडेक और बॉडी एक है, बस ये दो सिम्टम से वो परेशान है। अब उसके लिए कोई फिजिकल या कोई बायोलॉजिकल कॉज प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, उसको नहीं पता, लेकिन उसमें हो सकता है, नहीं हो सकता है। अब इस सिम्टम से क्या होगा, ये इसी सिम्टम के बारे में दिन भर सोचते रहेगा, दिन भर इसी के बारे में सोचते रहेगा, इसी सिम्टम की वजह से ये बार बार डॉक्टर्स विजिट करेगा, हॉस्पिटल विजिट होंगे, डॉक्टर्स विजिट होंगे। हर डॉक्टर क्या बोलेगा, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा, कोई आपके मेडिकल रिपोर्ट्स ऐसे नहीं शो कर रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल है। इस इंसान को बिलीव होगा नहीं, क्यों, क्योंकि इस इंसान को वो सिम्टम्स बहुत ज्यादा वो हो रहे हैं, एक्सपीरियंस हो रहे हैं, तो वो उस सिम्टम्स से प्री ऑक्यूपाइड है, सोचे ही जा रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं कर पा रहा है, अपने नॉर्मल काम नहीं कर पा रहा है। अगर वो ऑफिस जाता है तो वो ऑफिस नहीं जा पा रहा है, अगर वो स्कूल का स्टूडेंट है तो वो स्कूल नहीं जा पा रहा है, अपना होमवर्क नहीं कर पा रहा है, अपना पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, और अपने साथ साथ दूसरे भी उससे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, वो खुद भी बहुत परेशान है और दूसरे भी परेशान है। समझ में आया? सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर समझ में आया कि इंसान को कुछ सिम्टम्स हैं, सोमैटिक सिम्टम्स हैं, जिससे इंडिविजुअल काफी ज्यादा उससे प्री ऑक्यूपाइड है। गॉट इट? फर्स्ट ये है। सेकंड क्या है, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर इज कॉल्ड हाइपोकॉन्ड्रियासिस। हाइपोकॉन्ड्रियासिस या इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या होता है, इंसान को जो भी सिम्टम्स हैं, उसको लगेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान है, उसको बॉडी एक है, उसको हेडेक है, उसको जुकाम से, ये हो सकता है वायरल की वजह से, अभी वायरल चल रहा है, हो सकता है इंसान वायरल का शिकार है, उसको वायरल इन्फेक्शन है। लेकिन इस इंसान, मतलब जनरली नॉर्मल लोगों को यही लगता है कि बॉडी एक है, थकान है, हेडेक है, जुकाम सर्दी है, अरे बुखार है, चलो ठीक है, कोई नहीं, वायरल है, ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस इंसान को इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर है और उसके अंदर ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, वो क्या लगेगा, मुझे बहुत भयंकर बीमारी हो गई है, मुझे तो लगता है मुझे ना कैंसर हो गया है, मुझे ना ट्यूमर हो गया है, पक्का मुझे ना मैं मरने वाला हूँ। वो हमेशा एक्सट्रीम में चला जाएगा, एकदम एक्सट्रीम।
वो परसिस्टेंटली प्री ऑक्यूपाइड होगा अबाउट डेवलपिंग अ सीरियस इलनेस एंड कॉन्स्टेंटली वरी अबाउट दिस पॉसिबिलिटी। इसमें अब क्या होगा, उसके मन में आएगा अच्छा मुझे ना शायद कैंसर हो, इसी वजह से मुझे बॉडी एक भी हो रहा है, मुझे इसलिए ज्यादा थकान लग रही है, मुझे ना ज्यादा इसलिए हेडेक हो रहा है, और इसकी वजह से क्या होगा, उसके अंदर एक घबराहट पैदा हो जाएगी, एक एंजाइटी साथ में आ जाएगी अपने हेल्थ के बारे में। इस इंडिविजुअल को, जिन इन लोगों को ये होता है, वो अपने दे आर वेरी कंसर्न अबाउट द अनडायग्नोज्ड डिजीज। अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनको बोलते हैं कुछ नहीं है, आप सब ठीक है, कोई साल कुछ भी ऐसा शो नहीं कर रहा, आपकी रिपोर्ट सारे नॉर्मल, वो बोलेगा ये डॉक्टर ही पागल है, इस डॉक्टर को कुछ नहीं आता, ये डॉक्टर समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर्स चेंज करेगा इंसान, वो डॉक्टर शॉपिंग करेगा, इसका एक टर्म है डॉक्टर शॉपिंग, वो अलग अलग डॉक्टर के पास जाएगा, और सब उसको यही बात बोलेंगे कि नहीं तुम्हारे पास ना कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। वो बोलेगा नहीं यार है, तुम्हें समझ में नहीं, अच्छा तुम बेवकूफ हो, मुझे तुम्हारे पास आना ही नहीं। वो दूसरे डॉक्टर शॉपिंग करेगा। समझ में आ रही है बात? और इसकी वजह से क्या होगा, उसको बस ये जानना है, उसको अपनी इस बात को प्रूव करना है कि हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम है, भले ही उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ही और शी इज हाईली प्री ऑक्यूपाइड, उसको कोई बहुत सीरियस इलनेस। नेगेटिव डायग्नोस्टिक रिजल्ट नहीं मानेगा, कोई भी डॉक्टर जो अश्योरेंस दे रहा है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कोई, और इजीली अब किसी इलनेस के बारे में अलार्म हो जाएगा, अगर किसी का सुन लिया कि ये बीमार हो गया, ये वो बीमार हो गया, तो इजीली घबरा जाएगा। समझ में आया? अब थोड़ा सा क्लैरिटी आया। सोमैटिक सिम्टम में ये घबराहट वाला फीलिंग नहीं है। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में ये डॉक्टर ने कुछ बोला, उन्होंने बात मानी, वो वाली बात नहीं है। लेकिन इलनेस एंजाइटी में ये काफी है कि उसको एंजाइटी भी डेवलप हो जाता है कि उसको कोई सीरियस इलनेस है, उसके बारे में वो काफी चेक करवाएगा, ये करवाएगा, डॉक्टर से बात करेगा, डॉक्टर से अश्योरेंस लेगा, नेगेटिव जो भी रिपोर्ट्स उसकी आ रहे हैं, अगर वो उस इलनेस के हिसाब से उसके नहीं आ रहे तो उस रिपोर्ट को भी नहीं मानेगा, एंड अ लॉट किसी और का सुन लेगा तो वो परेशान हो जाएगा। अब इन दोनों के अंदर मेडिकल इलनेस इज अ सिमिलैरिटी, साइकोसोमैटिक सिम्टम में या इलनेस एंजाइटी में मेडिकल इलनेस इज अ सिमिलैरिटी। डिफरेंस किस तरीके का है, एक डिफरेंस, एक छोटा सा फाइन लाइन डिफरेंस है दोनों के बीच। अगर हम सोमैटिक सिम्टम की बात करें, तो यहाँ पर जो एक्सप्रेस हम करते हैं कि हमें ये डिसऑर्डर है, अगर हमें ये बताना है, अगर किसी को इस चीज को समझना है, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल कंप्लेंट्स। मतलब मुझे साइकोलॉजिकल डिफरेंस से मुझे बहुत स्ट्रेस है या कुछ है, तो मेरा हेडेक हो रहता रहेगा दिन भर, और मैं चाहे जितने डॉक्टर्स के पास चली जाऊँ, कोई मुझे रिपोर्ट में ये नहीं बताएगा तुम्हें इसकी वजह से, दे विल बी लाइक तुम्हारा इसमें ऐसा कुछ कॉज नहीं पता चल रहा है, तुम्हें ऐसा कोई पर्टिकुलर कोई फिजिकल इलनेस नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें हेडेक हो रहा है ना? तो ये यहाँ पे होगा साइकोसोमैटिक में, कि साइकोसोमैटिक बोले, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। इसमें जो हमारा एक्सप्रेशन है डिजीज का, या इन टर्म्स ऑफ दिस डिसऑर्डर का जो एक्सप्रेशन है, इज इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कंप्लेंट। लेकिन अगर मैं इलनेस एंजाइटी की बात करूं, जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, एंजाइटी ही होगी, एंजाइटी इज द मेन कंसर्न। तो दिस इज द फाइन लाइन, थिन लाइन डिफरेंस, फाइन थिन डिफरेंस बिटवीन द बोथ डिसऑर्डर्स। आप समझ में आया? कोई ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आया। इलनेस एंजाइटी एंड सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के बीच में इतना ही फर्क। सोमैटिक सिम्टम जो है आप एक फिजिकल कंप्लेन के फॉर्म में दिखाते हो, इलनेस एंजाइटी जो है आप एक एंजाइटी के फॉर्म में शो करते हो। दोनों के ओवरऑल सिम्टम्स ऑलमोस्ट एक ही जैसे होते हैं, दोनों में वो लोग अपने फिजिकल कंप्लेन से परेशान है। इलनेस एंजाइटी वाले कुछ ज्यादा ही परेशान होते हैं, इतने ज्यादा कि वो डॉक्टर्स की बिल्कुल बात नहीं सुन पाते हैं। साइकोसोमैटिक सिम्टम वाले भी लगभग उसी कैटेगरी के हैं, लेकिन किसी और का सुन के ऐसे परेशान नहीं होते हैं जैसे इलनेस एंजाइटी वाले होते हैं। सोमैटिक सिम्टम में एंजाइटी नहीं है, एंजाइटी डेवलप नहीं होती, इलनेस में तो एज द नेम सजेस्ट एंजाइटी डेवलप होती है। दो डिसऑर्डर समझ में आए, दो सब टाइप समझ में आए, सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर का। अब तीसरा जो है दैट इज कन्वर्जन डिसऑर्डर। कन्वर्जन डिसऑर्डर क्या होता है, इसमें इंसान को ऐसा लगता है कि मेरा एक बॉडी पार्ट या
एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के फंक्शंस काम ही नहीं करते, या तो एक बॉडी पार्ट ही मैंने खो दिया है, या कुछ कुछ बेसिक बॉडी के फंक्शंस ही सारे खत्म हो गए, कुछ काम ही नहीं करे। ये कब होता है? ये भी साइकोसोमैटिक है, ये भी साइकोलॉजिकल है। फॉर एग्जांपल, कोई तुमने वार्ड अगर सिचुएशन देखी, तो अगर कोई वॉर सिचुएशन में, क्लासिक एग्जांपल हमें दिया जाता है, जैसे कोई वॉर सिचुएशन है, तो वहां पे जैसे कोई सोल्जर है, सोल्जर अगर कोई सरवाइव कर लेता है, तो वो क्या लगता है, वो जब वहां से आता है ना, और वो जब कुछ ऐसे बहुत ट्रोमैटिक सा देख लेता है, कुछ बहुत डिस्टर्बिंग देख लेता है या एक्सपीरियंस कर लेता है, तो उसका कुछ उसको लगता है कि उसकी कोई बॉडी पार्ट ने काम करना बंद है। फॉर एग्जाम्पल, उसकी आईज, वो बोलेगा मुझे कुछ दिख नहीं रहा, ब्लाइंडनेस वो एक्सपीरियंस करने लग जाता है, जबकि उसका कोई फिजिकल कॉज नहीं है, साइकोलॉजिकल है, एंड वो सडनली शुरू होता है। तो इस कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, कन्वर्जन मतलब तुम्हारा साइकोलॉजिकल डिफिकल्टी या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कन्वर्टेड इनटू some bodily defects या some bodily loss. So it is a reported loss of part or all of some basic body function. क्या क्या? पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, डिफिकल्टी इन वॉकिंग, ये सब कुछ रिपोर्ट्स, ये कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो जनरली रिपोर्ट करे जाते हैं। ये सिम्टम्स कब आते हैं? आफ्टर अ स्ट्रेसफुल एक्सपीरियंस और क्वाइट सडन। तो साइकोसोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर का सबसे बड़ा एरिया यही है कि यहाँ पे कोई मेडिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल इंजरी, एक्सीडेंट कुछ भी ऐसा नहीं है। स्टिल इंडिविजुअल इतना बॉडीली सिम्टम एक्सपीरियंस कर रहा है, एंड इट जस्ट बिकॉज वो यहाँ पे वो एक्सपीरियंस कर रहा है, यहाँ एक्सपीरियंस कर रहा है, इफेक्ट पूरे बॉडी में दिखता है। समझ में आया? इजी। ओके, इसके बाद हम लोग करेंगे डीएसोसिएटिव, और इसके बाद अपन लोग वी आर डन विद इट फॉर टुडे। ठीक है? डीएसोसिएटिव, डीएसोसिएशन, थोड़ा अलग हो जाना। डीएसोसिएशन यही होता है ना, अलग होना। यस। तो डीएसोसिएटिव डिसऑर्डर में यही चीजें हैं कि कैसे कैसे लोगों का कनेक्शन, कैसे आइडियाज और इमोशन में कितनी ज्यादा डिस्पैरिटी है, डिसनेंस है, वो लोग कितनी ज्यादा अलग है। तो डीएसोसिएशन का मतलब हो जाता है कि कैसे तुम्हारे आइडियाज और इमोशन बिल्कुल एक दूसरे से अनरिलेटेड है। सीवियरेंस ऑफ द कनेक्शन बिटवीन द आइडियाज एंड इमोशन। डीएसोसिएशन में क्या होता है, जब तुम्हारे आइडिया, जो तुम सोच रहे हो और जो तुम फील कर रहे हो, जब उन दोनों में कोई मेल नहीं है, उस वजह से तुम काफी अजीब फील करोगे, तुम काफी अलग, स्ट्रेंज फील करोगे, अनरियल फील करोगे, लगेगा कि सपने में हो रहा है मेरे साथ, तो कभी मेरे साथ हो ही नहीं रहा। अपने आप को अलग कर लोगे, अलोन फील करोगे। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि मेरी आइडेंटिटी अलग हो गई है, बिल्कुल मैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ हो क्या रहा है। दैट फीलिंग, डी एसोसिएशन। ठीक है? तो इसमें क्या होता है, आपका कभी कभी जो आपका कॉन्शियसनेस है, आपकी जो अवेयरनेस है, जो आप अभी अवेयर हो, उसमें भी कभी कभी ऑल्टरेशंस हो जाते हैं। उसमें भी कुछ कुछ ऐसी चीजें हो जाती है। ये डीएसोसिएटिव डिसऑर्डर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्या है डीएसोसिएटिव डिसऑर्डर का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर? कि आप कभी कभी इतने ज्यादा दर्द में होते हो, कभी कभी आपको इतनी ज्यादा तकलीफ होती है किसी चीज से, कि उसके वजह से इन अ रिएक्शन टू दैट, आप कभी कभी अपनी अवेयरनेस से भी अलग हो जाते हो, आप अभी अपने अवेयरनेस से भी अलग होके कुछ बर्ताव करने लगते हो। सडन टेम्परेरी ऑल्टरेशन ऑफ योर कॉन्शियसनेस, जो आपके पेनफुल एक्सपीरियंस से निकल के आती। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे, आपने बहुत सारी मूवीज भी देखी होंगी जो यहाँ पे एक्चुअली प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या क्या इसमें होता है डीएसोसिएटिव डिसऑर्डर में? पहला होता है डीएसोसिएटिव एमिनेशिया, फिर आता है डीएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, जिसको हम मल्टीपल आइडेंटिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। फिर आपका डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर भी आ जाता है। यस, ये कुछ फीचर्स हैं, सेलिएंट फीचर्स हैं साइकोसोमैटिक एंड डीएसोसिएटिव डिसऑर्डर के। इंपॉर्टेंट है, मतलब तुमने अगर ये पढ़ लिया है तो तुम्हें ये इजीली समझ में आ जाएगा। इट्स लाइक अ रिविजन। ठीक है? तो
अगर मैं डी एसोसिएटिव की बात करूँ तो मैं समझ में आया, डी एसोसिएटिव मतलब तुम अपने प्रॉब्लम से इतने परेशान हो कि तुम अपने कॉन्शियसनेस से अलग हो, तुम्हारे आइडियाज और इमोशंस अलग अलग हैं, तुम उसके अकॉर्डिंग काम नहीं करो, तुम्हें अजीब लग रहा है, तुम्हें अनरियल लग रहा है, तुम्हें लग रहा है तुम्हारे सपनों में सारे काम हो रहे हैं, तुम अपने एनवायरमेंट से कम्प्लीटली अलग हो, रियल ही कुछ नहीं हो रहा, तो तुम उस फैंटेसी जोन में आ गए हो, ड्रीम वर्ल्ड में आ गए हो। समझ में आ रहा है? तुम्हें अपनी आइडेंटिटी का कोई एहसास नहीं कि मैं पहले क्या था क्या हूँ, वो वाला तुम्हें नहीं। तो मैं तुम्हें एग्जांपल्स के थ्रू बता दूं, तो डी एसोसिएटिव में यही चीज है। अगर मैं बात करूं डी एसोसिएटिव एमनेशिया, डी एसोसिएटिव एमनेशिया जो होता है वो काफी ज्यादा एक सेलेक्टिव मेमोरी होती है, जो आपका एक पर्टिकुलर पेनफुल इवेंट के बारे में होता है जो आप अपने दिमाग से निकालना चाहते हो, जो ऑटोमेटिकली निकल जाती है। It is characterized by extensive but selective memory loss that has no organic cause. कोई फिजिकल कॉज, ब्रेन इंजरी, कोई भी फिजिकल हेड ट्रॉमा, हेड इंजरी कुछ नहीं है, बट फिर भी आपका एक सेलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है। पूरा मेमोरी लॉस नहीं है, सेलेक्टिव मेमोरी लॉस का क्या मतलब होता है कि कुछ भी आपको, फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम में फेल हो गए, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम में अगर कोई इंडिविजुअल मान लो फेल हो जाता है, तो उसके दिमाग से वो जो फेल, एग्जाम में जो फेल हुआ है, जो उसका इंसिडेंट है, वो डिलीट हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा। तो वो सेलेक्टिव मेमोरी लॉस है, कोई ऑर्गेनिक कॉज इसका नहीं। कुछ लोग बिल्कुल भी अपने पास्ट के बारे में याद नहीं रख पाते, कुछ लोग कुछ पर्टिकुलर टाइम, प्लेस, इवेंट को याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन बाकी सारी चीजें बिल्कुल इंटैक्ट रहती है, लेकिन ये सारी चीजें उनको बिल्कुल याद नहीं रहती। कहने का मतलब क्या है, जिस इवेंट से उनको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है, वो इवेंट उनकी मेमोरी से कंप्लीटली डिलीट हो जाता है। बाकी सारी चीजें सटाक रहती है, बिल्कुल टिप टॉप रहती है, बिल्कुल जो वो रहती है, तो 100% टू द पॉइंट रहती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इंटैक्ट रहती है। लेकिन जिस चीज से उनको प्रॉब्लम हुई है, पेनफुल एक्सपीरियंस है, जिस चीज जिनको उनको बहुत सफर किया है उन्होंने उस चीज से, वो चीज उनके दिमाग से सटाक से डिलीट हो जाती है, बिल्कुल डिलीट हो जाती है। मेमोरी लॉस उस पर्टिकुलर इवेंट, इंसिडेंट, टाइम, प्लेस, इंडिविजुअल, किसी के बारे से में भी जो रिलेटेड होता है वो डिलीट हो जाता है, बाकी सब ठीक इंटैक्ट रहता है। डी एसोसिएटिव एमनेशिया का एक सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग एक और पार्ट है, दैट इज कॉल्ड डी एसोसिएटिव फ्यूग। डी एसोसिएटिव फ्यूग क्या होता है? फ्यूग में इंसान क्या होता है, वो कहीं पर चला जाता है, कहीं भी चला जाता है, और क्या करता है, अभी अगर एक इंडिविजुअल राम है, उसका नाम राम है, तो वो क्या है, वो अपनी जिंदगी से इतना परेशान हो गया है, इतना ज्यादा सफर कर रहा है, वो क्या करेगा, वो कुछ सोचेगा समझेगा नहीं, वो उठेगा, अपना बैकपैक करेगा और वो कहीं चला जाएगा, कहीं बहुत दूर। और कहीं बहुत दूर जाके वो एक नए आइडेंटिटी, दैट इज श्याम या अभिनव, कुछ भी ऐसा नाम है, उसके साथ वहां पर जाके एक कुछ नया काम करेगा। मतलब अपनी आज की जो जिंदगी, जिसकी जो प्रेजेंट जिंदगी है, उससे वो इतना परेशान हो गया था कि उसने अपने आप को उससे डी एसोसिएट करके एक नया आइडेंटिटी फॉर्म कर लिया, बहुत दूर चला गया, है ना, विदेश चला गया या अपने सिटी से किसी और सिटी में चला गया, और वहां जाके उसने भी अपनी नई आइडेंटिटी बनाई, और पुरानी आइडेंटिटी को कंप्लीटली भूल गया। Essential feature of this would be unexpected travel away from home and workplace, एक नई आइडेंटिटी का फॉर्मेशन, और पुरानी आइडेंटिटी बिल्कुल इंसान नहीं रिकॉल कर सकता। फ्यू तब खत्म होता है जब इंडिविजुअल सडनली जागता है, एक suddenly wakes up with no memory of the event that occurred during the flu. This disorder is often associated with overwhelming stress. जब आप इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हो, जब आप इतने ज्यादा परेशान होते हो, तो आपके साथ ये आप डिसोसिएटिव फ्यूग में चले जाते हो। लेकिन ये वाला जो एस्पेक्ट है कि इंडिविजुअल के अंदर, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये डिसोसिएटिव फ्यूग की कैरेक्टरिस्टिक है, फीचर्स हैं। लेकिन इंसान इस चीज से कब निकलता है, वो जब इस चीज से निकलता है, जब उसका स्ट्रेस कम हो जाता है, जब वो थोड़ा नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, तो जैसे ही वो जागता है,
जो भी उसने फ्यूग में जो कुछ भी किया होता है वो सब भूल जाता है, एंड देन वो फिर विराम बन जाता है। समझ में आ रही तुम्हें बात? तो ये डिसऑर्डर काफी यूनिक है, सब अपने अपने में यूनिक है। ओके। डीएसोसिएटिव एमनेशिया समझ में आया? एमनेशिया मतलब भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस। डीएसोसिएटिव मतलब एक पर्टिकुलर जिस इवेंट से मुझे प्रॉब्लम थी, मैंने अपने आप को उससे डीएसोसिएट कर लिया और वो इवेंट मेरे दिमाग से मेमोरी कंप्लीट लॉस हो गया है। सिंपल। उसी का एक पार्ट है डीएसोसिएटिव फ्यूग, जहां पे ड्यू टू अ वेरी ओवरवेलमिंग स्ट्रेस आप अपने घर से दूर चले जाते हो, आप एक नई आइडेंटिटी फॉर्म कर लेते हो एंड आपको अपनी पुरानी आइडेंटिटी का कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही ये फ्यूग कब खत्म होता है, जब वो तब खत्म होता है जैसे जब इंसान अचानक से उठता है और उसको इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है कि उसने अपने नए आइडेंटिटी में क्या क्या किया है, वो उसका मेमोरी लॉस हो जाता है। तो इट इज वेरी इंट्रिकेट, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये। ठीक है, इतना जितना इजी लग रहा है वो इतना इजी नहीं है, वो इंसान के लिए काफी ज्यादा वो उसको समझ में ही नहीं आएगा वो कब रियल है कब वो सपने में। ओके। फर्स्ट समझ में आया डीएसोसिएटिव एमनेशिया। अब दूसरा है डीएसोसिएटिव मल्टीपल डिसऑर्डर या मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये वाला, जहाँ पे ये बहुत अजीब सा है। कहा जाता है एक इंसान में कम से कम एक इंसान 200 पर्सनालिटी एक साथ होल्ड कर सकता है। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी बचपन के ट्रॉमेटिक इवेंट से ये एसोसिएटेड होता है और एक इंसान के अंदर एक अलग पर्सनालिटी होती है जिसके बारे में दोनों एक दूसरे से परिचित नहीं होते, दोनों पर्सनालिटी को एक दूसरे के बारे में पता नहीं होता है। भूल भुलैया देखी है? भूल भुलैया देखी है, अक्षय कुमार वाली, पहली वाली देखी है? तो उसमें डी एसोसिएटिव डिसऑर्डर ही था। जो विद्या बालन थी, जो अवनी थी उसमें, उसको डी एसोसिएटिव आइडेंटिटी या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ही था। वो अवनी और मंजुलिका दोनों के में रोल चेंज करते रहे। जब वो अवनी होती थी उसको मंजुलिका का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता था, उसको मंजुलिका की आइडेंटिटी का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जब वो मंजुलिका बन जाती थी तो उसको अवनी क्या है उसका कोई आइडिया नहीं था। तो मंजुलिका और अवनी एक दूसरे की पर्सनैलिटी से कंप्लीटली अनअवेयर थे। एक ही इंसान में ये दोनों पर्सनालिटी है लेकिन दोनों एक दूसरे की पर्सनालिटी से परिचित नहीं। स्प्लिट देखिए। स्प्लिट में देखा है वो इंसान के अंदर कितनी ज्यादा पर्सनालिटी है, आई थिंक 20-22 पर्सनालिटी थी शायद उसकी। उतने पर्सनालिटी के हिसाब से उसके अलग अलग टूथब्रश वगैरह भी थे, याद है? तो क्या हुआ, उस इंसान के अंदर 22 पर्सनालिटी और 22 पर्सनालिटी एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी परिचित एक दूसरे से नहीं है। 22 पर्सनालिटी एक दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती है। ओके। मुझे समझ में नहीं आता, हर एवरी डे मेरा कैमरा पता नहीं क्या हो जाता है, कल से मेरा कैमरा, तुम्हारी क्लास में कैमरा पता नहीं खराब होता है, जूनियर्स की क्लास में कैमरा फटाक अच्छे से चलता है ना। खैर, समझ में आया कि डी एसोसिएटिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी डिसऑर्डर क्या होता है। एक ही इंसान में दो अलग अलग पर्सनालिटी या दो या तीन से बहुत सारी पर्सनालिटीज हो सकती है और जितनी भी पर्सनालिटी है उसको आपस में वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड या एक दूसरे के बारे में नहीं जानते। कहाँ से एसोसिएट होता है? चाइल्डहुड ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड। अवनी जो भूल भुलैया देखा था उसमें क्या था, उसमें अक्षय कुमार ने जब रीजन बताया था कि क्यों उसको वो ऐसा करे, उसने क्या बताया था, बचपन में बहुत कुछ हो गया था, है ना? पापा दादी के पास छोड़ गए थे, दादी उसको बहुत सारा परियों की भूत प्रेतों की कहानी सुनाती थी, वो वही सुन सुन के बड़ी हुई थी। उसके अपने कुछ ऐसे वो थे, बहुत ज्यादा जतक टेल्स और अ, वो सारे बहुत सारी उसने कहानियां सुनी थी, जिसमें उसने ये सुना था कि अच्छाई की हमेशा बुराई पे जीत होती है ना? अच्छाई की हमेशा बुराई पे जीत होती है। तो ये सब उसने वो सुन सुन के बड़ी हुई थी, बड़े होते होते तक उसकी प्रॉब्लम्स और बढ़ गई, वो और ज्यादा परेशान हो गई। ये भी उसको बताया गया था कि उसके पापा उसको वो ले जाने वाले हैं अमेरिका, तो वो परेशान हो गई थी, इस वजह से उसने एग्जाम अच्छे से नहीं दिए थे। यस और नो? तो बचपन की बहुत सारी चीजें आपके आज को इन्फ्लुएंस करती है, आपको नहीं पता चलेगा कैसे बट करती है। ये एक डिसऑर्डर ऐसा है जहाँ पे बचपन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है। इवन ये वाला भी जो रोल है ना डी एसोसिएटिव एमनेशिया, इसमें भी बचपन का रोल काफी इंपॉर्टेंट है।
डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर का मतलब ये है कि ये एक सपने वाला स्टेट होता है जहाँ पे इंडिविजुअल को लगता है कि वो है, जहाँ पे उसको लगता है कि या तो वो अपने आप से अलग है या वो रियलिटी से अलग, तो वो सपने में, सपने वाले स्टेट में है जहाँ पे आइदर वो अपने आप से दूर है या वो रियलिटी से दूर। ठीक है। डीपर्सनलाइजेशन मतलब वो अपने आप से दूर है, उसके खुद के सेल्फ परसेप्शन में चेंज है, और वो अपने आप के और उसकी जो रियलिटी है, जो सेंस ऑफ रियलिटी है, वो कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। उसको नहीं पता वो कौन है, कहाँ है, क्या है, कुछ नहीं पता है। लेकिन डी रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डी रियलाइजेशन इज, देखो डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन ऐसे लिखा हुआ है, बट डीपर्सनलाइजेशन इज ऑल अबाउट अ पर्सन कि उस वो ड्रीम लाइक स्टेट में है जहाँ पे उसको ऐसा लग रहा है, तो जो मैंने पढ़ा था, पता नहीं यहाँ पे इन लोगों ने इस तरीके से लिखा है कि रियलिटी और अपने आप दोनों से वो दूर है, एक सपने की स्टेट में। ठीक है। और इससे क्या होता है कि जब भी वो इस स्टेट में होता है ना, उसको नहीं पता कि सच में मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, क्या ये सच है, क्या वो सच है, क्या सच है, उसको नहीं पता। तो उसकी सेल्फ परसेप्शन में चेंज आता है, उसकी जो रियलिटी है, सेंस ऑफ रियलिटी है, वो भी डैमेज होती है। ठीक है। तो ये था डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। इसी के बारे में कुछ फीचर्स हैं साइकोस, अभी मैंने तुम्हें सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर बताया कि क्या इंडिविजुअल को काफी ज्यादा बॉडीली रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं जिसके लिए कोई भी बायोलॉजिकल या मेडिकल रीजंस नहीं है, इवन दो उसी के एब्सेंस में ये होता है, इवन दो अगर कभी कभी प्रेजेंट भी है, वैसे जनरली नहीं होते, लेकिन अगर इनकेस प्रेजेंट है तो वो उतने सीरियस नहीं होते जितना सीरियस सिम्टम दिख रहा है। ठीक है। फिर आ जाता है इलनेस एंजाइटी, जहाँ पे इंसान कॉन्स्टेंटली एंशियस है, परेशान है अबाउट कि उसको कोई सीवियर, उसको मेडिकल कंडीशन हो जाएगी, कोई सीवियर डिसीज उसको हो जाएगा। कन्वर्जन इस इंडिविजुअल का एक, इंडिविजुअल जो है बेसिकली किसी मोटर या सेंसरी फंक्शन के लॉस से सफर करता है, जैसे पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, डेफनेस, वॉकिंग में डिफिकल्टी, ये सब। इसका कोई फिजिकल कॉज नहीं है, लेकिन स्ट्रेस और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से कन्वर्जन डिसऑर्डर दिखता है। अगर मैं अब डिएसोसिएटिव की बात करूं, पहला है डिएसोसिएटिव एमनेशिया। डिएसोसिएटिव एमनेशिया में क्या है, इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, पर्टिकुलर इंसान, पर्टिकुलर टाइम, इवेंट, इंसिडेंट कुछ नहीं याद कर पाता है। पर्सन इज अनेबल टू रिकॉल इंपॉर्टेंट और पर्सनल इंफॉर्मेशन जो काफी रिलेट स्ट्रेसफुल और ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, और इसमें फॉरगेटिंग इज बियॉन्ड नोन। डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन क्या होता है, इंडिविजुअल कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करता है कि उसकी रियलिटी या और परसेप्शन ऑफ सेल्फ में, सेल्फ परसेप्शन और रियलिटी के एक्सपीरियंस में काफी ज्यादा चेंज। एंड देन वी हैव डी एसोसिएटिव आइडेंटिटी या मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जहाँ पे एक ही इंसान के अंदर दो या दो से ज्यादा पर्सनालिटीज, अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज एग्जिस्ट करती है। एंड ये चाइल्डहुड या अब्यूज किसी भी हिस्ट्री से एसोसिएट हो सकता है। ठीक है। हाँ, मतलब यहाँ पे अगर जब तुम बड़े होगे ना, तो तुम्हें पता चलेगा, एक होता है होस्ट आइडेंटिटी, एक होता है ऑल्टर आइडेंटिटी। होस्ट इज व्हाट यू आर एक्चुअली इज, ऑल्टर इज तुम्हारे अलग अलग पर्सनालिटी जो और नए आते। तो होस्ट और ऑल्टर के बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता है, होस्ट और ऑल्टर एक दूसरे से कभी मिल नहीं पाते, क्योंकि दोनों का अगर आमना सामना होगा तो इंसान ब्लैकआउट हो सकता है। सो विद दिस, आज की क्लास हम इतनी ही रखेंगे। ठीक है, ज्यादा ओवरवेलमिंग हो जाएगा तुम्हारे अगर मैं और आगे बढ़ाऊंगी तो। लेट्स कीप इट हियर फॉर टुडे। ठीक है, ऑलमोस्ट 1 घंटा होने ही वाला है। आई होप तुम्हें इतना समझ में आया जितना मैंने तुम्हें पढ़ाया। ये इतने को एक बार रिकैप कर लेना, एक बार पढ़ लेना, समझ लेना। अगर फिर भी कोई डाउट होगा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की तुम्हें अच्छे से समझाने की। इवन दो अगर तुम्हें लगे मुझे अभी भी नहीं समझ में आया, प्लीज कमेंट्स में डाल दिया करो या मुझे मेल पे बता दिया करो, सो दैट आई कैन हेल्प। मैं तुम्हें बस पढ़ाने पढ़ाने के लिए नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं तुम्हें चाहती हूँ कि तुम इस सब चीजों को समझो, तुम सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर को इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर से डिफरेंशिएट करने के काबिल बन सको, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आए। ये मेरा एम है तुम्हें पढ़ाने का। मेरा एम ये नहीं है कि तुम्हें बस मैं बोर्ड में 70 on 70, 100 on 100 मैं तुम्हें दिलवाऊं। ये मेरा एम एक हो सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा एम, मेरा बड़ा एम ये है
कि तुम इसमें अच्छा परफॉर्म करो, तुम्हें चीजों के बारे में अवेयरनेस हो। Because psychology is not about marks. Psychology is all about your life, is all about you. तो तुम्हें अपने बारे में जानना है तो तुम्हें इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और मुझे तुम्हें उसी में कॉन्फिडेंस दिलाना है, मुझे तुम्हें उसी में मास्टरी करानी है। यस, ओके। सो विद दिस दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कीप इट अप टिल हियर। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। संडे को भी तुमने देख लिया, संडे को भी क्लास देख ली, थैंक यू सो मच। एंड अपन लोग अब कल डिप्रेशन करेंगे, कल हम सिर्फ डिप्रेशन ही करेंगे, उसके अगले दिन हम कल डिप्रेशन करेंगे, परसों हम स्किज़ोफ्रेनिया करेंगे। मैं इसलिए ये करवा रही हूँ क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एंड मे बी मतलब मैं देख लेती हूँ, कल अगर नहीं हो पाएगा तो परसों को आई विल टेक, मैं देख लूंगी क्लास का, तुम्हारा कोई ज्यादा लॉस नहीं होगा। बाय इंडिपेंडेंस डे होपफुली तुम्हारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंड देन आई विल बिगिन द फिफ्थ चैप्टर दैट इज थेरेपी। एंड विद दिस हमारा ये पूरा हाफ ईयरली का सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस इस वीक, इंडिपेंडेंस डे वाले वीक में तुम्हारा ये चैप्टर मैं खत्म कर दूँ। ओके, सो पीपल, सो मेरे प्यारे प्यारे कुछ, सी यू टुमारो, होपफुली सी यू टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, मैं देख लूंगी जैसा होगा। तो सी यू वेरी सून एट द सेम टाइम, at the same platform. Till then, take care. Lots of love. Almost dinner का time हो गया है, तुम भी खाना खा लो, मैं भी थोड़ी देर जाके खाना खा लूंगी। Till then, lots of love. Take care and बहुत सारा प्यार। ध्यान रखो अपना, मिलते हैं बहुत जल्द। Till then, take care. Bye.